एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन की थी और जॉब की तलाश में थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं नई नई जवान हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, दुबली पतली थी। मेरी मम्मी वाली साइड से हम लोगों को शादी में बुलाया गया था। शादी की बहुत धूमधाम मची हुई थी। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मैं उनमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी मौसी की बेटी मेरी बहन जैसी थी और मेरी अपनी सगी बहन कोई नहीं थी। सबने कहा कि अब तुमको दुल्हन की बहन की जगह लेनी है। मैंने कहा बिल्कुल, दुल्हन तो मेरी सगी बहन से बढ़कर है। इसी तरह जब हम लोगों ने हंसी मजाक किया और गाने गाए, मैंने भी उठकर डांस किया। शादियों में तो नाच गाना होता ही है और हम सब लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। बहुत मजा आ रहा था। मैं भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब दूल्हे राजा आए तो उनको दुल्हन के साथ बिठा दिया गया। उसके बाद कुछ रस्म हुई और फिर एक और बहुत अजीब सी रस्म के बारे में बताया गया। जब मुझे उस रस्म के बारे में पता चला तो मैं बहुत हैरान हुई थी। मैंने कहा क्या मतलब, मुझे क्या करना होगा? एक आंटी ने मेरे कान में एक अजीब सी बात कह दी। मैंने अपनी कजन के दूल्हे की तरफ देखा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी। ये सब तो बहुत अजीब है। उन्होंने कहा कि तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। किसी को पता चल गया तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि पता चल गया तो क्या होगा, ये रस्म है और रस्म तो ऐसे ही होती है, तुम्हें तो करनी पड़ेगी। आओ आओ, दो चार आंटियों ने मुझे पकड़ा और दूल्हे राजा की तरफ धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गई कि उसके बाद उस दूल्हे राजा ने मुझे अपना। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मम्मी कब से मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। फिर मैंने उनको बता ही दिया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरा होने वाला पति एक बहुत ही ज़्यादा जज्बाती और सख्त मिजाज का इंसान था, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मेरी शादी वाले दिन ही रात को उसने मुझसे ऐसी बात पूछी कि मैं तो हैरान रह गई। वह सब तो मैंने किसी तरह से बर्दाश्त कर लिया और शादी को भी 6 महीने बीत गए थे। लेकिन फिर एक दिन उसने एक बहुत अजीब हरकत कर दी। उसको मेरी एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसकी वजह से उसने मुझे तलाक दे दिया और मैं आज भी हैरान हूँ कि मेरे साथ आखिर ये सब कैसे हो गया। अब मैं जिसको भी अपनी कहानी सुनाती हूँ वो मुझे ही बेवकूफ़ कहता है। आप लोग भी मेरी कहानी सुने और बताएं क्या गलती मेरी थी। जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं हर्ष से शादी करना चाहती हूँ तो मेरी मम्मी ने कहा वह बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। मैंने कहा क्यों? वह शराब पीता है क्या? लड़कियों के पीछे जाता है क्या? बुराई है उसके अंदर? मम्मी ने कहा कि बेटी, शराब पीना, लड़कियों के पीछे जाना तो ऐसी बुराई है जो इंसान कभी भी छोड़ देता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग को मैं क्या कहूँ कि जिसको तुम पसंद करके आई हो ना, वह निहायत ही जज्बाती इंसान है और जज्बाती इंसान बदकिरदार इंसान से भी बहुत बुरा होता है। धोखेबाज इंसान से भी बुरा होता है, क्योंकि उसे अपने जज्बात पर कोई काबू नहीं होता और वह कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा कि मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जज्बात ही तो इंसान को इंसान बनाते हैं। मम्मी ने कहा कि इंसान तो इंसान बनाते हैं और कभी कभी इंसान को वैसे भी बना देते हैं। मेरी मम्मी के पास उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था, इसलिए जो मुझे समझा रही थी शायद अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं उस वक्त समझने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने कह दिया मुझे हर्ष से शादी करनी है तो करनी है। मुझे करीब सब लोगों ने ही उससे शादी करने से रोका था। मेरी दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि जहाँ मैं काम करती थी उन लोगों ने भी मना कर दिया था, क्योंकि मैंने जब उसके बारे में दो चार बातें बताई तो सब ने कहा कि ये हमें कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा। मैं हैरान हुई थी, आखिर क्या बुराई है उसमें? मेरे साथ ऐसा हो रहा था। जितना लोग कह रहे थे कि उससे शादी ना करो, उतना ही मैं उस शादी करने के लिए जिद पर अड़ी थी और मेरी जिद बढ़ती चली जा रही थी। मेरी शादी हो गई, रात हुई तो मैं अपने कमरे में बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। आज ही हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और एक दूसरे से जिस तरह से बातें करेंगे, जिस तरह से पेश आएंगे, सारी ज़िंदगी सब वैसा ही चलता रहेगा। जब मेरा पति कमरे में आया, उसने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। असल में बात ये थी कि हम लोग एक ही जगह पर काम करते थे, इसलिए एक दूसरे से बात वगैरह भी कर लेते थे और रोज़ ही एक दूसरे को देख भी लेते थे, लेकिन कभी कभी एक दूसरे के साथ बाहर डेट मारने नहीं गए थे। अब वह मेरे सामने बैठा था। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हारा कोई बीता हुआ किस्सा है? जैसे कि तुम्हारा कोई पहले बॉयफ्रेंड था या तुम किसी को चाहती थी? मैं उस बात पर बहुत हैरान हुई, क्योंकि घूंघट उठाते ही उसने मुझसे पहले यही सवाल किया था। तो मैं तो बिल्कुल समझ गई थी कि मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा?
कौन सा बीता हुआ कल? तो कहने लगा, हर इंसान का एक बीता हुआ कल जरूर होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई था? मैंने कहा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा क्यों पूछ रहे हो? तो कहने लगा, मैं अपनी सुहाग रात शुरू करने से पहले सब कुछ क्लियर कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे। मैंने कहा, क्या ये सवाल मैं तुमसे कर सकती हूँ? तो उसने कहा कि मुझसे सवाल करने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो मर्द हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? तुम मर्द हो तो तुम्हारा अगर कोई बीता हुआ कल है तो उस पर कुछ बोल सकती हूँ। उसने कहा कि हाँ, तुम कुछ बोल तो सकती हो। हाँ, अगर बोल भी लोगी तो क्या हो जाएगा? मेरे बीते हुए कल का मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर तुम्हारे बीते हुए कल रह चुके हैं तो उसका हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मैंने पहले ही दिन उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए पहले ही मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी हो जाएगी। 2-4 दिन तो गुजर गए थे। उसके बाद सुबह सुबह जब मैं बाहर दूध लेने के लिए गई तो दूध वाले ने मुझे राम राम कह दिया और उसने कहा कि भाभी, आपको पहले नहीं देखा, आप क्या हर्ष साहब की पत्नी हैं? मैंने कहा, जी मैं उनकी पत्नी हूँ। तो उसने कहा कि अरे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भाभी, अब तो घर वाली बात हो गई है। बहुत अच्छा, और मैं तो बिल्कुल प्योर दूध देता हूँ, अगर कभी दूध सही ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए, अच्छी बात है, हर साहब के घर में भी कोई शिकायत करने वाला आ गया है। वह दूध वाला हंसी मजाक टाइप का लग रहा था, वह ऐसी बात कर रहा था। मैं उसे ये तो नहीं कह सकती थी, अपना मुंह बंद रखो। वो बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने भी जवाब दिया और थोड़ा सा मुस्कुरा भी दिया। पर इतने में हर्ष आ गया और उसने कहा कि चलो अंदर। उसने दूध वाले के सामने ही ये बात काफ़ी गुस्से में की थी। वह भी समझ गया था कि मेरी खैर नहीं है। उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अंदर आते ही मेरे पति ने मुझसे बाजू से जोर से पकड़ा और एक तरफ झटक कर कहा, क्या कर रही थी तुम? मैंने कहा, जी ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक दिन की दुल्हन हूँ। मेरे पति ने कहा, एक दिन की दुल्हन थी तो सुबह सुबह बाहर क्यों गई थी? मैंने कहा कि दरवाज़ा बज रहा था, कोई उठ भी नहीं रहा था तो मैं चली गई। मेरा पति कहने लगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। और वे दूध वाले से खड़े होकर क्या हंसी मजाक कर रही थी। आइंदा मैं तुम्हें बाहर निकलते हुए देख ना लूँ। सर पर ठीक से दुपट्टा भी नहीं किया था तुमने। मैंने कहा था, सुबह सुबह सारी औरतें दूध लेती हैं, और वहाँ पर तो मोहल्ले की सारी औरतें भी सामने ही खड़ी थीं। मैं भी चली गई तो क्या हो गया? ये तो कॉलोनी है, हम बीच बाजार में तो नहीं रहते ना। मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी जुबान तो अभी से बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। मेरी जुबान नहीं, अब तो मेरा दिमाग भी चलने लगा था। अगर पहले दिन ही मेरे पति का मेरे साथ ये व्यवहार था तो बाद में क्या होने वाला था? हमारी शादी हुई थी और शुरू के दिनों में तो पति पत्नी में बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन मेरा पति अभी से ही मुझसे तंग आ गया था। असल जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे पापा ने मेरे पति के हाथ में 9 लाख रुपए का नकद देने की कोशिश की थी। उन्होंने सबके सामने कैश में पैसे उसके हाथ में पकड़ाए थे और उसने लेने से मना कर दिया था। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे किसी से दहेज नहीं लेना। सबको ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल भी दहेज नहीं मांग रहा। सब लोगों ने मेरे पति की बड़ी तारीफ की थी और मेरे पापा ने जो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे, अब बाद में उन्होंने भी कह दिया था, ठीक है वह लड़का इतना भी बुरा नहीं है, अगर बुरा होता तो पैसे जल्दी पकड़ लेता। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा पति किस तरह की हरकतें कर रहा था। कभी कभी लगता कि बहुत अच्छा इंसान है और कभी कभी लगता कि उससे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी दुनिया में बिजी रहता था। शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ कि हमारी लड़ाइयाँ 7वें आसमान पर चढ़ गई थी। कभी कहता कि मेरे रिश्तेदार आए थे, उसके सामने तुमने ये बात क्यों की? तुम इतना मुंह खोल कर क्यों हंसती हो? ये तुम कैसे बैठी हो? कपड़े कैसे पहनती हो? अपने आप को ढांक कर रखा करो। तुम इतनी बेशर्मी से क्या सर खोल कर पूरे घर में घूमती रहती हो? अपने आप को किसी को दिखाना होता है तुम्हें? सिर्फ मेरे सामने सज धज कर और सर खोल कर पेश किया करो। बाकी सबके सामने खुद को अच्छी तरह से ढक कर पेश किया करो। तुम खुद की एक पर्सनालिटी बनाओ, अपने रोब में रहा करो। मैं हैरान होती रहती थी। अब तो घर वाली बात है, उसके रिश्तेदार तो अब मेरे भी रिश्तेदार थे। इसमें इतनी बेशर्मी वाली बात कहाँ से आ गई? और मैं तो अपने घर में सबसे बड़ी थी और मेरी एक बड़ी नंद थी, वह तो अपने ससुराल में रहती थी और पूरे परिवार में मुझसे देवर और ननद सब छोटे थे, तो उन लोगों से कैसा कुछ ढककर रखना, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। मेरे ससुर थे, वह भी बहुत खुले मिजाज के थे। वह तो कहते थे
कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें पल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सास भी तो मेरे दादा ससुर के सामने पल्ला नहीं करती थी। मेरी सास भी कहती थी तुम मेरी बेटी जैसी हो। मेरा पति हर हर समय मुझे टोका टाकी करता था। एक दिन मुझे कहने लगा तुमने क्या कलर पहना हुआ है। मैंने कहा कि सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हैं, लेकिन उसमें लाल रंग की कढ़ाई भी तो है, और आपने ही कहा था कि डिसेंट कपड़े पहना करो, तो सफ़ेद रंग से ज़्यादा डिसेंट कलर और कौन हो सकता है। तो मेरा पति मुझे कहने लगा हाँ लेकिन तुम उसमें बहुत काली लग रही हो। मैंने कहा क्या मैं काले रंग की हूँ? लेकिन मैं तो काली नहीं हूँ, मेरा रंग तो गोरा सफ़ेद है, फिर मैं आपको काली कैसे लग सकती हूँ। उसने कहा कि बिल्कुल काली लग रही हो, इन कपड़ों में जाओ, दूसरे कपड़े पहन कर आओ। मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे आज से पहले कभी किसी ने काला नहीं कहा था। सब कहते थे कि मैं बिल्कुल गोरी चिट्टी हूँ। फिर मैं अपने पति को कहाँ से काली लग रही थी? वह मुझे इस तरह कह रहा था। उसने मेरी ईगो को ठेस पहुँचाना शुरू कर दिया था। वह मुझे हर बात पर जज करता था, कभी मेरी कोई तारीफ नहीं करता था। एक दिन मैंने अपने पति को किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। मुझे यकीन हो गया वह किसी लड़की से ही बात कर रहा है। आज मैं बहुत गुस्से में थी और आज तो मैं उसकी अदालत लगाना चाहती थी। मैंने बाहर जाकर दूध क्या लिया था। उसने मुझे इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं किया था और मैं तो उसे बाकायदा किसी औरत से बात करते हुए सुना था, तो फिर मैं कैसे माफ़ कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने उसे कहा कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे, तो उसने इतने तरीके से बात को घुमा दिया और झूठ बोला कि आखिरकार मैं ही उससे माफ़ी मांगने लगी। मुझे इस आदमी की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। गलती उसकी होती थी लेकिन मुझसे वो माफ़ी मंगवा ही लेता था। इस तरह से बातों को घुमाता था। मैं रो पड़ती थी, कभी कभी लड़ भी लेती थी। गलती भी उसी की होती थी, काम भी ठीक से नहीं होता था, लेकिन आखिरी में माफ़ी भी मुझसे ही मांगनी पड़ती थी और फिर खुद ही मजलूम बन जाता था और मुझे भी लगता था कि वो मजलूम है। मैंने तो उस इंसान को सीधा साधा समझा था, लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। मैं कोई आम लड़की नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई अजीब हरकतें नहीं की थी। मुझे पता था कि ज़माना क्या है, समाज क्या है। अब मेरी शादी हो गई थी, मेरा अपना घर है, लेकिन उस आदमी के सामने मेरी अक्ल जवाब दे गई थी। कहते हैं कि जैसा इंसान खुद होता है वह अपने हमसफ़र को भी वैसा ही बना देता है। अगर आप किसी दिमागी मरीज से शादी कर लेते हैं तो आप भी दिमागी मरीज हो जाते हैं। शायद मेरे साथ भी यही सब हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी उस कज़न की कॉल आई जो मेरी मौसी की बेटी थी और मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने उससे पूछने के लिए कॉल की थी वह कैसी है। उसके यहाँ तो अब कोई बच्चा जन्म लेने वाला था। वह शादी करके दूसरे शहर चली गई थी, इसलिए फ़ोन पर ही बातचीत हो पाती थी। लेकिन जब मैंने उससे फ़ोन किया तो वह ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। मैंने पूछा कैसी हो तो कहने लगी ठीक हूँ, भगवान की कृपा है। मैंने कहा कि बच्चे वगैरह सब ठीक है तुम्हारे? फिर उसने कह दिया कि सब ठीक है, सब ठीक है। उससे कोई सवाल कर रही थी तो वो कोई और जवाब दे रही थी। ठीक से बात नहीं हो पा रही थी। मामला क्या है, इतने में सिग्नल की वजह से हमारी बातचीत बीच में ही रुक गई थी। फिर मुझे दोबारा फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिला। उसका नाम प्रियंका था। वो मुझे बहुत अच्छी भी लगती थी। मेरे पति के मूड का कुछ पता ही नहीं चलता था। सुबह में उसका मूड कुछ खराब होता और रात में बिल्कुल ठीक हो जाता था। कभी अचानक से कोई तोहफा लेकर आता और मुझे हैरान कर देता। मैं भी खुश हो जाती। कभी मुझसे इस तरह से पेश आता, मैं अपने आप को कहती कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। और कभी कभी मुझसे इतना झगड़ा करता कि मुझे अपने फैसले पर ही अफसोस और पछतावा होने लगता था। ये आदमी मुझे दिमागी मरीज बनाकर रख दिया था और मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था। लेकिन अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि मैंने अपने पसंद से उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। इसलिए जो कुछ भी हो रहा था मुझे ही बर्दाश्त करना था। मैंने फिर से उसे किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। इस दफ़ा मैं उसकी बातों में नहीं आई और हमारी लड़ाई हो गई। उसने आखिरी में मुझे कह दिया कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझ पर लोगों और समाज के दबाव भी थे और फिर से मुझे उसी से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं उससे बहस में जीत नहीं सकती थी और ना ही लड़ाई झगड़े में। बस मैं अपने रिलेशनशिप को संभाल रही थी और ज़िंदगी इसी तरह बीत रही थी। कोई कहता तुम तो बड़ी खुशकिस्मत होगी तो मैं बढ़ चढ़कर बोल देती थी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने आप को खुद ही तारीफ़ें कर देती थी और फिर अपने सोशल स्टेटस पर उनकी तस्वीर लगाकर कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, जबकि मेरे पति ने कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदा था। इस तरह मैंने उसे पूरी दुनिया के सामने अच्छा बनाया हुआ था।
वे सब मुझ पर रश्क करते थे और कहते थे मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। असल में हम लोगों के 2 दिन भी बिना लड़ाई के नहीं गुजरते थे। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके चेहरे से ही लग रहा था जैसे बात कुछ और है। हम दोनों बेड पर आमने सामने बैठे थे। सामने अपने मोबाइल में कोई चीज़ निकाला और उसको ऑन करके मोबाइल मेरी तरफ कर दिया। उसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने तो अभी अपनी बात पूरी ही नहीं की थी। वह बोल उठा। उसने कहा कि तुम शादी से पहले इस तरह की हरकतें करती रही हो, ये तुम्हारी हकीकत है। मैंने कहा क्या मतलब है आपका? मैं किस तरह की हरकतें करती रही हूँ? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। उसने कहा कि मैं क्या बात सुनूं? तुम इस गैर आदमी की गोद में बैठी हो, उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? बोलो ये गैर आदमी नहीं है। उसने कहा कि हाँ, तुम उसकी गोद में नहीं बैठी हो। मैंने कहा कि हाँ बैठी हूँ, पर मेरी बात तो सुन लो। मेरा पति मेरी बात नहीं सुन रहा था और बोलता चला जा रहा था। वह बहुत गुस्सा हो गया था। उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम तो ऐसी हरकतें करती रही हो। ये तुम गैर बंदों की गोद में लड़की जो बैठी हो, वह लड़की कहाँ से अच्छी हो सकती हो? बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने कहा बर्दाश्त तुमने किया है या मैंने किया है? मैं ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गई थी। हम दोनों का झगड़ा हो गया था। असल में बात ये हो गई थी, शादी से 2 साल पहले मैं अपनी कजन की शादी में गई थी। वहाँ पर एक रस्म था कि दूल्हे राजा की गोद में साली को बिठाया जाता है। मेरी कजन की कोई बहन नहीं थी और मुझे ही सारे रस्मों को निभाना था। वहाँ पर मुझे ही सब लोग साली की रस्में करवा रहे थे और मेरे मौसी और मौसी का खास कर ये कह रहे थे कि साली वाली सारी रस्म तुमने ही करनी है। उससे पहले भी साली वाली एक रस्म थी। मैंने दूल्हे राजा के जूते चुराए थे, जो मैंने आसानी से चुरा लिए थे, और उसने मुझे पैसे भी दिए थे। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। उस वक्त ये सब कुछ मेरे लिए हंसी मजाक था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे कहा गया ये रस्म है कि साली को दूल्हे राजा की गोद में बिठाया जाता है और जब तक वह मुंह मांगे पैसे वसूल नहीं कर लेती, वह गोद से नहीं उठेगी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आंटियों ने ज़बरदस्ती मुझे मेरी कजन के पति के गोद में बिठाया और मैंने बहुत कम पैसे मांगे थे। फिर भी दूल्हे राजा ने उस पैसे को देने में भी आनाकानी की। ये रस्म लंबी हो इसलिए हंसी मजाक होता ही रहा। मैंने उसे कहा कि जल्दी जल्दी पैसे दे मेहरबानी करके। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, तो फिर उसने पैसे दे दिए और ये रस्म ख़त्म हो गया था। शादी की वीडियो बनी हुई थी जो मेरा पति मुझे दिखा रहा था, लेकिन वीडियो कुछ सेकंड की थी और उसमें ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसकी गोद में बैठी हूँ। ये नज़र ही नहीं आ रहा था कि आसपास शादी का माहौल है। मैंने बोलने की कोशिश की, उसे बताना चाहती थी ये तो रस्म थी और शादियों में ऐसा होता है और मेरी उस आदमी के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और बोलती, मेरा पति हद से ज़्यादा जज्बाती हो गया था। इतना ज़्यादा जज्बाती हो गया कि उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जब मुझे घर से निकाल दिया गया और मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं अपने घर वापस आ गई और फिर हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। पर 1 हफ्ते बाद ही डिवोर्स का नोटिस आ गया, जिसमें तो मेरे पति ने पहले ही सिग्नेचर कर दिए थे। उसका मतलब था कि वो मुझे छोड़ चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं पहले तो बहुत रोई, परेशान हुई। फिर सब ने मुझे कहा कि ये भी तो तुम्हारे लिए एक मौका है, क्योंकि अभी तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ और ऐसे जाहिल आदमी से जान छुड़वाने का अच्छा मौका है। नहीं तो तुम्हें सारी ज़िंदगी इसके साथ घुट घुट कर जीना पड़ेगा और सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी तरह जलील करता रहेगा, जिसमें तुम्हारी पूरी बात तक ना सुनी हो और तुमको छोड़ दिया हो। मैंने भी गुस्से में आकर सिग्नेचर कर दिए थे और 6 महीने बाद ही हमारी डिवोर्स हो गई। फिर 3 महीने के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हैरान हो गई। मेरी वही कजन जिसकी शादी में मैं गई थी, जिसका नाम प्रियंका था, उसके पति ने अपना रिश्ता मेरे लिए भेजा था। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे प्रियंका ने बताया कि उसका और उसके पति का डिवोर्स हो चुका है। जब वो हमारे घर आकर बैठ गया और मम्मी ने उसे बिठाया, उसने रिश्ते की बात की, तो मैंने अपनी कजन को कॉल की। मैंने कहा ये सब क्या है? तो उसने कहा कि हमारी तो 6 महीने बाद ही डिवोर्स हो गई थी, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि मैं तो किसी और से प्यार करती थी और ये बात मेरे पति को पता चल गई थी। इसलिए मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया और मैं अपने पहले आशिक के साथ ही रह रही हूँ और उससे शादी कर ली है। मैंने कहा लेकिन वो मेरे घर रिश्ता लेकर क्यों आया है? तो कहने लगी ये तो मुझे भी नहीं पता, अब तुम जानो और तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। मुझे ये जानकर गुस्सा आ गया, क्योंकि उस आदमी की वजह से ही तो मेरा रिश्ता खराब हुआ था। मैंने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। उसने कहा कि 5 मिनट के लिए अकेले में तुम मुझसे बात कर लो, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है, उसके बाद बेशक
तुम जो भी फैसला करना मुझे मंजूर होगा। मैंने कहा, कौन सी बात? हम लोग घर के छत पर चले गए थे। मैंने कहा कि बोलो क्या बात है। उसने कहा कि तुम्हारा पति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। मैंने कहा, लेकिन उसने कभी तुम्हारा जिक्र मुझसे नहीं किया। ये सुनकर तो मैं हैरान हुई थी। ये दोनों आपस में दोस्त थे। वह कहने लगा, हाँ, उसने जिक्र नहीं किया क्योंकि उसके पीछे उसका कोई प्लान था, लेकिन बातों बातों में एक दिन तुम्हारा जिक्र आ गया। मैंने बताया कि तुम शादी में आई थी और मैंने उससे हमारी शादी की कुछ तस्वीर और वीडियो शेयर की, जिसमें तुम्हारी भी एक वीडियो थी। और उसके बाद उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर वालों ने उसे 9 लाख देने की कोशिश की थी, लेकिन सबके सामने देकर उसे बुरा बनाना चाहते थे। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था। ये पैसे मुझे अलग से क्यों नहीं दिए गए थे? सबके सामने देकर मुझे इम्तिहान में डाला गया था। सबके सामने पैसे पकड़कर मैं बुरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले उसे अकेले में पैसे देते तो वह ले लेता। उसके बाद वह कहने लगा, तुम उसके दिल से उतर गई हो। वो मुझसे हर बात शेयर करता था। मुझे तुमसे हमदर्दी होने लगी। वह हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। मुझे नहीं पता था कि जो वीडियो मैंने उसे भेजी थी वह उस वीडियो का बहाना बनाकर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। मेरा तुम्हारी कजन के साथ संबंध ठीक नहीं रहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, मैंने कहा, ताकि मुझ पर लगा हुआ इल्जाम बिल्कुल सच साबित हो जाए। तुम लोगों की एक झूठी सी बकवास रस्म के पीछे मेरा घर बर्बाद हो गया है। तो मेरे घर वाले कहने लगे, तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हुआ है, तुम्हारा घर उस रस्म की वजह से बच गया। क्योंकि जो इंसान छोटी सी बात के पीछे तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देता है, किसी फजूल सी बात को बहाना बनाकर उसे डिवोर्स दे देता है, तुम तो समझो कि तुम्हारी उससे जान छूट गई है। मैं चुप हो गई थी। सही कहा था मेरी मम्मी ने, एक जज्बाती इंसान शराबी इंसान से भी बहुत बुरा होता है। मेरे पति ने मुझे दिमागी मरीज करके छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे ये पता चला कि उसके पास मजाक में भेजी गई वीडियो का इस्तेमाल करके मुझसे वो अपना जान छुड़ाना चाहता था, जबकि मैं उसके साथ बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। तब से ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से परेशान हूँ। अब मेरे लिए मेरी कजन के पहले पति का रिश्ता आया हुआ है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। वे वादे कर रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसका एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ है और मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने उसे डिवोर्स दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे अपनाओगी या नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं उससे शादी करूं या नहीं। आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने कजन के पति के साथ शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? एक बुरे एक्सपीरियंस के बाद इंसान जल्दी से दूसरे एक्सपीरियंस के लिए तैयार नहीं हो सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे फैसला भी करना है, क्योंकि अभी मेरी ना तो कोई उम्र हुई है, ना ही शादी को इतना वक्त बीत गया है। मम्मी मुझे सारी जिंदगी घर नहीं बिठा कर रख सकती। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मैं अपने कजन के पति से शादी कर सकती हूँ? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।